जय निषाद दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार केवट। मैं विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ की ओर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ यह लगभग 13 जिलों में काम कर रहा है। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ माझी जनजातियों के आरक्षण और माझी जनजातियों की शिक्षा व्यवस्था पर निरंतर चर्चा करता रहता है और अपने समाज को जगाता रहता है। इसके मेन कर्ता धर्ता, इसके संचालक, इसके प्रबंधक विंध्य क्षेत्र के सतना जिले से हैं। उनका नाम आर्यश केवट जी हैं। सन 1961 के दशक में उन्होंने विंध्य क्षेत्र सतना जिले में उन्होंने जन्म लिया और यहीं से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। स्टार्टिंग से ही वो पढ़ाई में एक होनहार छात्र रहे हैं और पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने कई सारे अपने स्कूल स्तर से ही कई सारे उन्होंने अपने मेडल हासिल किए। पढ़ाई में अव्वल होने के साथ साथ उनकी रुचि हमेशा से कुछ अच्छा करने की इच्छा से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी कि हम एक संगठन बनाएंगे और समाज को शिक्षा की ओर अग्रसित करेंगे। ये प्रयास सन 2001 में सफल हुआ और उन्होंने मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ का गठन किया और पूरे मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में उन्होंने शिक्षा के प्रति, रोजगार के प्रति और अपने समाज को जगाने के प्रति कई सारे कार्यक्रम किए। समय बढ़ता चला गया और इसका नाम उन्होंने बदल करके विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ रखा, जो कि ये विंध्य क्षेत्र के लगभग 13 जिलों में काम कर रहा है। आपको बता दूं कि ये प्रयास उनका 1984 से लगातार रहा। कई बार उन्हें सफलताएं मिली और कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने शिक्षक के दौरान उन्होंने अपनी स्कूलिंग व्यवस्था, अपना घर परिवार संभालते हुए उन्होंने अपने समाज को भी संभालने का प्रयास किया। आज वो रिटायर्ड हैं और उनका अभी भी पूरा समय समाज के प्रति रहता है। समाज के लोगों को हम कैसे जागरूक करें, समाज विंध्य क्षेत्र माझी समाज का खोया हुआ अधिकार कैसे हम वापस लाएं और विंध्य क्षेत्र के लगभग 13 जिलों को कैसे हम इकट्ठा करके अपनी बात भारत सरकार के सामने करें, ये कार्य वो निरंतर करते रहते हैं। रिटायर्ड होने के साथ जहां लोग आराम करने और घूमने, देश विदेश घूमने की कल्पनाएं करते हैं, लेकिन हमारे आर्यश केवट विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों को समेटने में लगे हुए हैं और वो निरंतर भारत सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे हैं और उनकी मांग विंध्य क्षेत्र माझी समाज को आरक्षण दिलाने का है। हम ये जटिल प्रक्रिया है, हम उनसे ये जानेंगे कि ये प्रक्रिया क्या है और किस तरह से है, वो हम ये बताएंगे। लेकिन हम आपको आज मिलवाने जा रहे हैं विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ के प्रबंध संचालक, उसके कर्ता धर्ता सम्माननीय श्री आर्यश केवट जी से। स्वागत है सर आपका हमारे। पहले मैं सभी विंध्य क्षेत्र के अपने 13 जिलों के माझी समाज के बंधुओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, जो इस मिशन के साथ जुड़ करके और अपने संवैधानिक अधिकार की लड़ाई में जुड़े हैं। बिल्कुल। और निरंतर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो टीकमगढ़ हो, छतरपुर हो, पन्ना हो, अनूपपुर हो, उमरिया है, शहडोल है, सिंगरौली है, सीधी है, सतना है और आपका मऊगंज है। ये सभी जिले निरंतर अपने संवैधानिक अधिकार को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत हैं और जिस स्तर से संघ अपने इस मिशन को आगे बढ़ा रहा है, उसमें जैसे उन्हें निर्देश मिलता है संचालक मंडल और इस प्रदेश समिति के माध्यम से, वैसा वो कार्य कर रहे हैं। उन्हें सबको मेरी बधाई, शुभकामनाएं। वो इसी तरह निरंतर आगे कार्य करते रहेंगे, यही मेरी उन सभी जिला संचालकों और जिला अध्यक्षों से अपेक्षा है कि वो आगे इसी तरह बढ़ेंगे। बिल्कुल सर, धन्यवाद। जैसे कि आपने कहा कि आप विंध्य क्षेत्र के लगभग 13 जिलों को साध रहे हैं और अपनी जो भी एजेंडे होते हैं संचालक मंडल के, वो सभी जिलों में प्रसारित होते हैं और सभी जिले उस एजेंडे में लग जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि 1984 में आप शिक्षक बने
लोग नौकरी पाने के बाद अपना घर परिवार देखते हैं और अपने घर परिवार में व्यस्त हो जाते हैं, एक सुकून भरी लाइफ जीने लगते हैं। जी हाँ। आपके मन में ये कैसे आया कि हम अपने घर परिवार को देखने के साथ साथ हमें समाज को भी देखने की जरूरत है? ये भावना मेरी विद्यार्थी काल के समय से ही थी। जब कभी भी मैं अपने समाज को बहुत इस तरह की स्थिति में देखता था जिनका विकास बिल्कुल शून्य था, तो मेरे अंदर निरंतर ये भावना आती थी कि जैसे बड़े लोग हैं, संपन्न वर्ग है, उस तरह से इनका भी जो आपने कहा कि जब से मेरी सर्विस लगी, वैसे मैं वहीं से इस कार्य को प्रारंभ कर दिया। बिल्कुल। आपने कहा भी कि लोग सर्विस पाने के बाद अपने निजी जीवन में व्यस्त हो जाते हैं और सामाजिक लेवल से सोचना उनका बंद हो जाता है। लेकिन सर्विस पाने के बाद ही मेरा सामाजिक स्तर से सोचना और ज़्यादा बढ़ा और मैं बहुत से लोग तो रिस्क समझते हैं कि इससे हमारे जो शासकीय सेवा में हैं, हमारे अंदर जो है बाधाएं आएगी, कुछ भी आएगी, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा और हम यही निरंतर सोचते रहे कि ये अपने समाज के विकास के लिए है, दलित समाज के विकास के लिए है, SC ST OBC के विकास के लिए है और इसके लिए हमें काम करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि हमारे प्रबंध संचालक महोदय सन 1984 में जैसे ही उन्हें नौकरी लगी, वैसे ही उन्होंने समाज के प्रति सोचना शुरू किया और काम करना प्रारंभ किया। तो जैसे ही आप सर्विस में आए और आपने देखा कि हमें समाज में कुछ करना चाहिए, तो क्या स्थिति आपको देखने को मिली? समाज शिक्षा से में कितना रहा है, व्यापार में कितना था, क्या जीवन शैली थी उस टाइम? जिस समय हम सन 1984 की बात करें, तो अगर हम केवल सतना जिले की बात करें, क्योंकि उस समय हम स्थानीय स्तर पर कार्य करते थे। बिल्कुल। और हमें ये जो 13 जिलों का नाम लिया, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं था। हम जो कार्य करते थे, तो सबसे पहले तो हमने अपने गांव स्तर पर भी काम किया और छोटी-छोटी समितियां बनाई। इसके बाद हमें संरक्षण और मार्गदर्शन मिला स्वर्गीय श्री लक्ष्मण प्रसाद मल्लाह जी का, जो वो पढ़े लिखे थे, राजनीतिज्ञ भी थे और वो पार्टियों से संबद्ध थे। तो हम जो है, क्योंकि हमारे अंदर जागरूकता थी सामाजिक सेवा की, तो हम उनसे जुड़े और जहाँ उनके कार्यक्रम होते थे वहाँ हम जाते थे और समाज सुधार के संबंध में वहाँ बातें करते थे। तो वो उनका मार्गदर्शन हमें काम किया, हमारे अंदर प्रेरणा जागृत की खासकर, बिल्कुल, कि हमें जो है संगठित होकर के और समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। उस समय की जो परिस्थितियां थी, वो अशिक्षा थी, दहेज प्रथा था और कुरीतियां थी, उनको लेकर के ज्यादातर कार्य हुआ करता था, तो उसी संबंध में कार्य होता था उस समय। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जब आप जाने कि हम शिक्षित हो चुके हैं और हमारा रोजगार भी ठीक ठाक चलने लगा है, उसके बाद आपने देखा कि समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, समाज को भी मुख्य धारा में आने की जरूरत है और आप उसी दिशा में काम करना प्रारंभ कर दिए। बिल्कुल, तो महासंघ आपने बनाया उस टाइम, हम कह सकते हैं कि सन 2001 के टाइम में आपने मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ बनाया। तो किन किन लोगों का सहयोग मिला और आपने एक सहयोगात्मा के रूप से एक महासंघ आपने बनाया, तो ऐसे कुछ नाम जो विंध्य क्षेत्र के थे, जिन्होंने इस महासंघ को खड़ा करने में, इस महासंघ को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए, उनके कुछ आप योगदान? तो रीवा के लोगों से संपर्क हुआ, तो मुझे वहाँ का दौरा किया कुछ रिश्तेदारी के रूप में और मुझे इस तरह की ये बुक मिली जी। ये किताब है द शेड्यूल्ड ट्राइब्स बाय KS सिंह जी। ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द शेड्यूल्ड ट्राइब्स के रूप में जानी जाती है और ये पूरी किताब इंग्लिश वर्जन में है और इसमें इसके 711 पेज पर माझी का डिटेल इसमें दिया हुआ है जी, ठीक है। और ये किताब 461 भारत की जनजातियों का डिटेल इसमें है, जिसमें केवट, मल्लाह और नाविक शब्द इसमें माझी के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ से मेरी जो जिज्ञासा हुई कि चूंकि विंध्य क्षेत्र के लिए इसमें लिखा हुआ है, विंध्य क्षेत्र के जिलों में जो 7 जिले हुआ करते थे उसमें इसमें डिटेल है जी। तो वहाँ से मेरे दिमाग में बात आई, जब ये पुस्तक मिली मैं इसको लेके आया, तो इसी कमरे पे जहाँ पर हम लोग बैठे हैं
यहीं पर मैंने उस समय के सामाजिक कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया और पेपर में मैंने न्यूज भी दिया, उसकी कटिंग भी हमारे पास उपलब्ध है। तो उसमें सर्वश्री स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद मल्लाह जी हैं, उस समय के हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जो हुआ करते थे पुरानी समिति के विंध्य क्षेत्र मल्लाह समाज महासंघ के, विंध्य संभागीय मल्लाह समाज के, उस समय के स्वर्गीय रामलाल परमेश्वरी कृपालपुर के थे, श्री भीषम प्रसाद जी सहुला के थे, ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे। उसमें सुनील कश्यप जी मलगांव के थे और उस कार्यक्रम में माननीय श्री राजकरण जी थे, माननीय श्री रामेश्वर प्रसाद जी केवट थे। इस तरह से हम 10-12 लोग यहाँ एकत्रित हुए और उसके साथ साथ और लोग भी आ गए। फिर वहाँ पर हमने इस बात को रखा कि इसकी प्राप्ति के लिए, इस अधिकार की प्राप्ति के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा। तो वहाँ से हमने इस संगठन को तैयार किया। मध्य प्रदेश और ब्रैकेट में केवट मल्लाह नाविक निषाद संगठन के रूप में हमने इसको प्रारंभ किया और तुरंत हमने एक शेड्यूल तैयार किया जिसमें सतना जिले के अपने जितने गांव थे उनको एक माह में 2 मीटिंग्स लेकर के और इस बात को प्रचार प्रसार करने के लिए हमने इस अभियान को चलाया। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ का गठन हुआ वो हमारे प्रबंध संचालक महोदय जी के एक किताब के मिलने से हुआ, क्योंकि इससे पहले ये समाज जो विंध्य क्षेत्र में निवास कर रहा है वो बिल्कुल अज्ञान था कि हम कभी सन 2001 की स्टार्टिंग से ही हम शेड्यूल ट्राइब बोले तो एसटी की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जैसे ही द शेड्यूल ट्राइब बाई के.एस. सिंह की बुक प्रबंध संचालक जी को मिली, तैसे उन्हें ये लगा कि हम तो माझी के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि माझी के कोष्टक में केवट मल्लाह भोई ढीमर का जो उल्लेख है उसके साथ ये तो शेड्यूल ट्राइब में होना चाहिए था। वहां से इन्होंने एक संघ तैयार किया जिसका नाम मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ हुआ। तो जैसे ही संघ आपका तैयार हुआ सन 2001 में, उसके बाद आपने समाज में किस तरह से आपने दौरा किया समाज का और समाज को जगाने का, अपनी बात रखने के किस तरह से कार्यक्रम हो और किसका कितना योगदान रहा? इसमें ये कहना चाहूँगा कि जब हम लोग बैठे तो सर्वप्रथम हमने एक टीम तैयार की जो प्रदेश टीम थी। उसमें प्रारंभिक तौर से मनोनीत किए गए प्रदेशाध्यक्ष के रूप में स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद मल्लाह जी और भी जो हमारे सदस्य वहाँ उपस्थित हुए थे उनको भी इसी संबंध में कार्य उनको सौंपे गए विविध तरह के, और वहाँ से कार्य हमने प्रारंभ किया। और हमारी जो उस समय की कार्य प्रणाली थी वो टोटल हमारी माझी बेस थी, यानी टोटल जो है माझी के लिए हम इसके लिए काम करना प्रारंभ किए। इसके लिए हम चाह रहे थे कि जो हमारे इस बुक के हिसाब से विंध्य क्षेत्र के रीवा, सतना, पन्ना, सीधी, शहडोल और आपका छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, ये चीज़ें बता रहा था। उस हिसाब से हम चाह रहे थे कि जिस प्रकार हम सतना में संगठित हो रहे हैं उसी तरह से पन्ना में भी संगठित हो, रीवा में भी संगठित हो लोग, और आपके पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़ में भी संगठित हो, इधर शहडोल में भी संगठित हो। तो इसके लिए हम दौरा किए, आपके रीवा जिले का भी हम लोगों ने दौरा किया। वहाँ से काफ़ी लोगों से हमें संपर्क हुआ और उनकी मदद भी मिली। इसी तरह से यहाँ पन्ना का भी हम लोगों ने दौरा किया और पन्ना में भी कार्यक्रम किए। वहाँ से कमलेश जी मिले जिन्होंने काफ़ी सकारात्मक भूमिका निभाई और काम भी अच्छा किया। फिर थोड़ा आगे बढ़े तो माननीय श्री संतराम जी केवट मिले, उनके द्वारा हमारा मिशन वहाँ पर फैला छतरपुर में। उस समय चूँकि मीडिया का ज़्यादा चलन नहीं था तो हम लोगों ने परिचय वगैरह के माध्यम से इस कार्य को फैलाया। एक और जो हमारे वर्तमान समय में हमारे जिले में निषाद नर्सिंग कॉलेज है जिनके डायरेक्टर माननीय एस.एन. निषाद जी हैं, बिल्कुल उनसे हमने संपर्क किया और पैसे के अभाव होने के कारण हम लोग जो है थोड़ा सबसे सहयोग लेना चाहा, तो उनका भी काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। हमने क्या किया कि उनके कॉलेज का
विज्ञापन अपने पर्चों में किया और वो पर्चे हम बस के माध्यम से टीकमगढ़ और पन्ना छतरपुर की ओर भेजे। तो वहाँ से जो उस ज्ञापन को पाता था तो कॉलेज के नाम से फिर हमसे संपर्क करता था, तो हम अपने मिशन के बारे में, संगठन के बारे में उनसे बात करते थे वो लोग और उनको समझाते थे। तो इस तरह से ये हमारा कारवा जो है आगे बढ़ा और आगे संगठनात्मक रूप से मजबूत होते चले गए। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप जैसे ही आपको ये बुक मिली, आपने मध्य प्रदेश माझी समाज महासंघ का गठन किया और ये आपने सिर्फ जिला सतना में सीमित नहीं रखा, इसे लगभग विंध्य क्षेत्र के सभी जिलों तक आपने फैलाया और वहां जा करके वहां टीम तैयार की और इस मिशन को आपने आगे बढ़ाया। जी हाँ। इसमें क्या क्या चुनौतियां आई सामने? इसमें हम कहेंगे सबसे बड़ी चुनौती थी कार्यकर्ताओं की उपलब्धता। सबसे पहले तो अपना समाज इतना शिक्षित है कि कोई भी बात उन्हें उनके हित की भी बात करो तो जल्दी से स्वीकार नहीं करते और अशिक्षा के कारण जो हमारा प्रमाण होते हैं, रिकॉर्ड होते हैं, उन्हें भी वो देखना नहीं चाहते। बिल्कुल। इस कारण से उनके अंदर ये भावना ही जागृत नहीं होती कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा अधिकार किस तरह से छीना हुआ है, इसके लिए हम कैपेबल हैं, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है जिसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है और उसको वो लेने के लिए तैयार नहीं होते। काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। ज़्यादातर अपना समाज जो है माझी शब्द या माझी कास्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। इस सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति ये बनी कि सब लोगों ने कहा कि हम माझी बनना नहीं चाहते। इस एक स्टेप पे इसको भी हमें झेलना पड़ा। तो हमको उनके फायदे, बेनिफिट्स लोगों के बीच जा करके बताने पड़े। तो धीरे धीरे क्रमशः एक जन जागृति आई और कई बार हम जन जागरण के रूप में इसे गांव-गांव जा करके संचालित किया। बिल्कुल, बिल्कुल सर। जिस तरह से हम सुन रहे हैं प्रबंध संचालक महोदय जी को कि उन्होंने सन 1984 से ये कार्य प्रारंभ किया और उस टाइम ये कार्य सिर्फ सतना जिले के में सीमित रहा है। जन जागरण अभियान के माध्यम से सतना जिले में वो शिक्षा को प्रचार प्रसार कर देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें बुक हाथ लगी द शेड्यूल ट्राइब की, उन्होंने उसमें देखा कि जो हमारा माझी समाज है ये तो शेड्यूल ट्राइब यानी कि एसटी कैटेगरी में होना चाहिए था, ये तो गलती से ओबीसी में रख दिया गया है। वहां से उन्होंने अपनी लड़ाई प्रारंभ की। अपने सतना में ही उन्होंने एक समिति तैयार की, लोगों को इकट्ठा किया और धीरे धीरे चल करके उन्होंने विंध्य क्षेत्र के लगभग सभी जिलों में अपनी टीम तैयार की और सभी लोगों को इकट्ठा लेकर के भारत सरकार के सामने मांग भी रखी। तो मैं जानना ये चाहूंगा प्रबंध संचालक जी कि ये मांग आपने मध्य प्रदेश शासन के सामने रखी या फिर भारत सरकार, केंद्र सरकार के सामने रखी, तो कितनी बार आपने इन सरकारों पे से आपने बात किया? पहले तो मैं ये कहना बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो हम जब इस मिशन को प्रारंभ किए, रीवा के लोगों का काफ़ी अच्छा सहयोग मिला और पन्ना का भी मिला, छतरपुर का भी मिला। इसके तहत हम लोगों ने सबसे पहले तो प्रदेश सरकार पर फोकस किया, क्योंकि हमारे पैरेलल पहले से ही और भी संगठन माझी जनजाति की मान्यता के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और आज भी वो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई और मांग में और हमारी मांग में बहुत अंतर है। हम जो अपनी मांग रख रहे हैं सरकार के पास, वो समस्त मांग हमारी रिकॉर्ड बेस है। कहीं भी हमारे में कोई काल्पनिक दस्तावेज हम लोग प्रयोग नहीं करते, शासन के रिकॉर्डों का ही हम प्रयोग करके और अपनी मांग को शासन तक रखना चाहते हैं। जहाँ तक इस बात को पहुँचाने का सवाल है, ये जो हमारा अधिकार है वो भारतीय संविधान अनुच्छेद 341 और 342 के अधीन आता है। 341 में अनुसूचित जातियों का जो मतलब सूची बनती है और उसमें फेरबदल या अपग्रेडेशन का कार्य होता है, और 342 अनुच्छेद जो है जनजातियों की सूची में सुधार अथवा उसमें वृद्धि का प्रावधान है। ये दोनों आर्टिकल्स प्रदेश सरकार के अंतर्गत नहीं आते। इसमें जो भी कार्य होता है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत होता है। बिल्कुल। और ये संसद में इसकी बहस हो, संसद में इसका जिक्र हो, राज्यसभा और लोकसभा से पारित होने के बाद भी किसी भी जनजाति में संशोधन की संभावना होती है।
तो पहले हम लोग जो है राज्य सरकार पर फोकस थे, लेकिन जैसे जैसे हमको रिकॉर्ड मिले तो हम अपने इस लड़ाई को जो है उसे डाइवर्ट करके केंद्र सरकार की ओर ले गए। बिल्कुल, तो अभी तक आपको, या हम ये कहें कि विंध्य क्षेत्र में रहने वाली माझी जनजाति को अभी तक उन्हें उनका अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, तो हाँ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आपसे कहीं चूक हो रही है या फिर सरकार अनदेखा कर रही है? चूक ये तो हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी हो रही है और अपने समाज जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं उनसे भी हो रही है। चूक का सवाल तो ये नहीं है, हम इसको भी चूक नहीं कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि जब हमारा देश भी स्वतंत्र हो रहा था तो कुछ ही लोग देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य कर रहे थे। अगर जरूरत है संगठन की मजबूती का, क्योंकि ये जो मुद्दा है टोटल हमारा वैधानिक है, प्रमाणित दस्तावेज के आधार पर है। यदि विंध्य क्षेत्र के 13 जिलों के लोग पूरी तरह से एकजुट हो जाएं तो ये अधिकार मिलना 100% संभावित है। बिल्कुल, जिस तरह से हम सुन रहे हैं प्रबंध संचालक महोदय जी को, उनका कहना है कि यदि विंध्य क्षेत्र के सभी जिले इकट्ठे हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर यदि हम मांग भारत सरकार के सामने रखते हैं तो भारत सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इस नियम को समझने के लिए कि माझी जनजाति का आरक्षण हमें देने की जरूरत है। और यदि माझी जनजाति का आरक्षण मिल जाता है तो सर बताइए कि किस तरह के लाभ है माझियों को मिलेगा? बिल्कुल, इसमें बताना चाहूँगा कि माझी जनजाति वो जाति कहलाती है जो आर्थिक, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी होती है, और ये जातियाँ ज़्यादातर जंगली एरिया में इनका हैबिटेशन होता है जी, और वहाँ की रहने वाली ये जातियाँ होती, तो इनके विकास के लिए विशेष प्रावधान है और शासन की बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे इनके ये जो इनके स्तर हैं, सामाजिक स्तर हो, शैक्षिक स्तर हो, आर्थिक स्तर हो और उनके व्यक्तिगत डेवलपमेंट का स्तर हो, सब पर सरकार जो है बहुत तेजी से काम करती है। यहाँ पर पढ़ लिख करके नौकरी पाने तक सीमित होने की इसमें बात नहीं है, बल्कि जो लड़के पढ़ते हैं उनके लिए विशेष कोचिंग की भी इसमें व्यवस्था है। उन्हें कोचिंग सेंटर बने हुए हैं जहाँ पर विशेष उनको प्रशिक्षित किया जाता है कि वो भविष्य में अपने हर दिशा में सर्वांगीण विकास कर सके। तो देखते भी हैं कि जब हम गांव देहात में जाते हैं, ज़्यादातर हमारा समाज जो है नदी, नालों और बीहड़ों जैसे स्थानों पर ही निवास कर रहा है, तो जनजाति से बहुत ही पीछे है। जनजातियाँ तो बहुत सारा विकास कर चुकी जी, क्योंकि हम 70 से 75 वर्षों से पीछे हैं और उसी लेवल पर आज भी है। तो आज सर्वे की जरूरत नहीं है, बल्कि जो त्रुटि हुई है 1950 में उसे सुधारने की जरूरत है। तो हम जब संगठित होंगे और अपनी मांग एक स्वर से उठाएंगे तो निश्चित है उस पर सरकार जो है संज्ञान लेगी और विचार कर सकती है। बिल्कुल, हम सुन रहे हैं विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ के प्रबंध संचालक सम्माननीय आर.एस. केवट जी को। उनका कहना है कि यदि विंध्य क्षेत्र में रहने वाले सभी सामाजिक बंधु जागृत हो जाएं और समाज संगठन में अपना भागीदार दें तो निश्चित तौर पर जो हमारा अधिकार सन 1950 से वंचित अधिकार में हम लोग जी रहे हैं वो अधिकार हमें मिल सकता है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो महासंघ है विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ, यदि कोई जुड़ना चाह रहा है, इसकी सदस्यता लेना चाह रहा है, तो सदस्यता लेने की क्या प्रक्रिया है इसमें? सदस्यता लेने की प्रक्रिया है इसमें, इस संघ के जो बायलॉज बना है उसके हिसाब से सदस्यता के लिए इसमें श्रेणियां बनी हुई हैं। जी, ये बीच बीच में इन श्रेणियों का इसमें सुधार भी हुआ है। तो जैसे प्रारंभ हुआ था वहाँ से लेके आज की स्थिति में हम देखते हैं तो संरक्षक इसकी कैटेगरी जो है वो संरक्षक सदस्य की भी है, आजीवन सदस्य है और प्रादेशिक सदस्य हैं, जिला सदस्य हैं और सामान्य सदस्य हैं। सामान्य सदस्य से अगर मैं बात करूं तो हमारे इन 13 जिलों के जो हमारे माझी समुदाय के केवट, मल्लाय, भोई, डीमर समाज है वो न्यूनतम मामूली सी 100 रुपये की सदस्यता राशि जमा करके और इसके मेंबर बन सकते हैं, सदस्य बन सकते हैं। उसके लिए हमने व्यवस्था कर रखी है। एक तो जो रसीदें हमने भेजी हैं हर जिलों में उनमें एक QR कोड लगा है और उसे वो स्कैन करें अपने मोबाइल से और सीधे महासंघ के खाते में वो राशि उनकी पहुंच जाती है। सदस्यता उनकी
उस जिले के लिए होगी और संघ के लिए भी होगी। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं यदि कोई महासंघ की सदस्यता लेना चाह रहा है तो पहली बात तो ये है कि वो विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ केवट मल्लाह भोई डीमर जाति का होना आवश्यक है। दूसरी चीज, इसमें सदस्यता की कई सारी कैटेगरियां हैं। पहली प्राथमिक सदस्यता तो निश्चित तौर पर सबसे बेसिक सदस्यता है। आगे इस स्तर पे हम जाएंगे तो संरक्षक है, आजीवन सदस्यता है। तो यदि कोई महासंघ की सदस्यता लेना चाह रहा है तो निश्चित तौर पर जो भी जिले में जिला कार्यकारिणी काम कर रही हैं उनसे मिल करके सदस्यता ले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें जैसे कोई सदस्यता ले रहा है, हाँ जी, तो क्या ये ऑफलाइन चीजें रजिस्टर में रहती हैं या इसको ऑनलाइन मोड में भी कर दिया गया है? जब तक हमारा ये मीडिया का प्रचार प्रसार नहीं हुआ था तब तक तो ये ऑफलाइन मोड पर ही था जी। इसके बाद मतलब ये समझें कि 5 या 6 से इसे पूर्णतः ऑनलाइन मोड पर कर दिया गया है। अब पूरा का पूरा संगठन जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रन करता है। इसमें किसी भी सूचना को प्राप्त करने के लिए मात्र आपको फोन करना पड़ता है और जो भी सूचना आपको चाहिए हो इससे संबंधित हो, अगर अपने मेंबरशिप के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं कि मेरी मेंबरशिप कब रिन्यूअल होनी चाहिए जी। वो अब उनको तुरंत उनके मोबाइल पे प्राप्त होती है। तो हम ये कहेंगे कि पूरा डॉक्यूमेंटेशन इसका है, पूरा कैश इसका है और माह में इसकी बैलेंस शीट भी जारी की जाती है और हर जिले की बैलेंस शीट उनको भेजी जाती है कि उनके जिले से कितनी राशि आई, कितना उन्होंने अपने जिले में खर्च किया और उनकी प्रोफाइल में कितनी राशि बची हुई है। बिल्कुल, हम सुन रहे हैं प्रबंध संचालक विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ के RS केवट जी को। मैं ये जानना चाहूंगा कि पिछले दिनों हमने सुना है कि एक ज्ञापन रैली आप करके जिला कलेक्टर के सामने आप अपनी मांग रखी है, तो वो क्या मांग थी और ये क्या एक जिले में हुआ है या हर जिले में ये ज्ञापन रैली हुई है? 24 सितंबर को हमने 13 जिलों के सभी जिला कलेक्टरों को एक रैली के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया है और इसमें हम ये कहेंगे कि बहुत एक संकेत देने में सफल हुए हैं, मैसेज देने में सफल हुए हैं कि ये संगठन बड़ी तेजी के साथ डेवलप हुआ है और एकता के साथ काम कर रहा है जी। इसमें हमने प्रयास ये किया था कि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाए जिससे लोगों में संदेश जाए कि ये संगठन एक ऑथेंटिक तरीके से और विधिवत कार्य कर रहा है। तो हमने जो भी सूचनाएं यहाँ से प्रकाशित की तो उसमें उनको हम लोगों ने ज्ञापन पत्र और महासंघ का ध्वज दिया ताकि और बैनर भी उसमें संलग्न कराए और काफ़ी आपका टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, अनूपपुर, उमरिया, ऐसे रीवा, ऐसे जिलों में बड़ी मतलब तादाद में और एक साथ ये ज्ञापन जब गए तो मीडिया में इसका बहुत असर आया है और प्रचार प्रसार हुआ है। लोगों के अंदर भावना जागृत हुई है कि हमें अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसे प्रबंध संचालक जी कह रहे हैं कि इन्होंने जो महाज्ञापन अभियान चलाया वो पहला ज्ञापन कलेक्टरों को दिया गया और लगभग विंध्य क्षेत्र की सभी जिला समितियों ने अपने अपने क्षेत्र के कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंपा। और आप यदि इस ज्ञापन की कुछ झलक देखना चाह रहे हैं तो महासंघ का एक YouTube चैनल है, आप उसमें जाएंगे, विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ, उसमें आप इसकी तमाम वीडियोज और सोशल मीडिया से जुड़ी हुई तमाम सारी चीजें देख सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि मैंने ये सुना है कि ये ज्ञापन 3 चरणों में दिया जाना था। पहला चरण यदि कलेक्टर महोदय के माध्यम से दिया गया है तो फिर दूसरा चरण इसका कब शुरू होगा और क्या है दूसरा चरण? पहला चरण तो हमारा 24 सितंबर को समाप्त हो चुका है और वो ज्ञापन पहुंच चुके हैं जी। हमारे जो ज्ञापन थे दीपक जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारे ज्ञापन जहां पर जा रहे हैं तो वो है भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय जी और मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण विभाग को। इसके अलावा 2 ज्ञापन हम और भी दे रहे हैं, एक मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को दे रहे हैं जी। प्रथम चरण का जो ज्ञापन है वो कलेक्टरों के माध्यम से इन चारों मंत्रालय और मंत्रियों को दिया गया है जी। जो दूसरे चरण का ज्ञापन अभी हाल में निर्णय लिया है संचालक मंडल ने
वो 26 ये अक्टूबर से और 31 अक्टूबर के बीच देना है। हम इसमें ये भी चाह रहे थे कि एक साथ ज्ञापन दिए जाए, चूँकि माननीय सांसदों का जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, वो अलग अलग हो सकती है। और कुछ ऐसा भी देखा गया है कि माननीय सांसद जी जो है एक ही संसदीय क्षेत्र के कई जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें समस्या जा रही थी। तो फिर इसको हमने शेड्यूल को चेंज किया और ये कहा गया सभी जिला संचालकों से कि वो अपने स्तर से इन तिथियों के बीच अपना शेड्यूल तय कर लें बिल्कुल और ज्ञापन दे दें। तो इस समय जो हम ज्ञापन दे रहे हैं उसमें से एक आवेदन और भी हम दे रहे हैं, जिसमें संसद पटल पर जो है अपनी माझी समस्या को लेकर के एक प्रश्न काल उठाने के लिए है। तो वो भी इस बार जो है सांसद महोदय को दिया जाएगा। बिल्कुल, हम ये समझ सकते हैं कि पहला जो ज्ञापन रहा वो कलेक्टरों के माध्यम से वो 4 विभागों को दिया गया। पहला तो भारत सरकार प्रधानमंत्री जी को, और दूसरा ज्ञापन प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जी को, इसी तरह आदिम जाति कल्याण विभाग को, और इसी तरह केंद्र में भी दिया गया। दूसरे चरण का जो ज्ञापन है वो सांसदों को दिया जा रहा है, और इसके माध्यम से मैं ये समझ सकता हूँ कि शीतकालीन जो सत्र चलने वाले हैं वहां पे एक प्रश्नकाल के तौर पर भी यदि माझी समाज का बात यदि संसद में पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर एक भारत सरकार को जगाने का ये काम हो जाएगा, और बहुत शानदार कार्य बिंद क्षेत्र माझी समाज महासंघ कर रहा है। आप बिंद क्षेत्र माझी समाज के लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे रहने वाले, क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि लगभग लाखों में संख्या हो सकती है बिंद क्षेत्र में, यदि संगठन में सारे लोग आ करके जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर वित्तीय व्यवस्था मजबूत होगी, और एक जो हमारा जन जागरण का मुहिम छिड़ेगा, हम पॉलिटिकली भी मजबूत होंगे। तो इस पर आप क्या उम्मीद करते हैं अपने समाज के साथियों से? मैं सभी जिले के केवट मल्लाय भोई ढीमर समाज के व्यक्तियों से आग्रह करूंगा कि वो अपने जिले के संचालक एवं अध्यक्षों से संपर्क करें और अपने जिले में इस संवैधानिक अधिकार की लड़ाई में शामिल हों, और जितनी बड़ी तादाद में, जितनी संख्या में वो शामिल होंगे उतनी ही संभावनाएं बढ़ेगी। तो इसके लिए चाहे वो कोई भी 13 जिला हमारे हैं, और बिना शक्ति प्रदर्शन के हम अपने अधिकारों के लक्ष्य को पूर्ण करना संभव नहीं हो पाएगा। तो मेरा यही आग्रह है कि सभी जो इस मैसेज को सुन रहे हैं या वीडियो इसको देख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि सर्वप्रथम जो है हमारे महासंघ के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसमें जितनी भी गतिविधियां हुई हैं, जहां जहां भी कार्यक्रम हुए हैं, वो सब कार्यक्रम वहां उपलब्ध हैं। तो जैसे ही आप वीडियो को आप चलाएं, उसके नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन रहता है, उसे दबाएं, तो आपको निरंतर इस महासंघ की गतिविधियां की जानकारी मिलती रहेंगी, और निसंकोच रूप से आप उससे जुड़ें, उसकी मेंबरशिप लें। और मेंबरशिप जैसे जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा हम संगठित होंगे, मजबूत होंगे, और शासन और जो हमारे नेता हैं वो भी हमारी समस्याओं के प्रति संजीदगी से काम करने के लिए प्रेरित होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रबंध संचालक महोदय जी कह रहे हैं कि यदि हमारा समाज संगठित होगा तो ना केवल हमारा संगठन मजबूत होगा, बल्कि हमारी वित्तीय व्यवस्था भी सुधरेगी, और जब हमारी वित्तीय व्यवस्था सुधरेगी तो निश्चित तौर पर हम अपनी बात मजबूती से मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार के सामने रख पाएंगे। मेरा एक प्रश्न ये है प्रबंध संचालक महोदय जी कि तीसरे चरण के ज्ञापन की क्या प्रक्रिया है और वो किन्हें देने का प्रावधान है? 2 चरणों के ज्ञापन देने के जैसा आपने पहले हम लोगों ने बता दिया है, जिक्र किया है जी। जो तीसरे चरण का ज्ञापन है वो हर जिले के विधानसभा के जो हमारे विधायक होते हैं, सदस्य होते हैं, उनके माध्यम से उन्हीं 4 बिंदुओं पर या 4 मंत्रालय और मंत्रियों को देना है। कोई भी ज्ञापन जो है एक माध्यम हमने चुना है कि हम ज्ञापन उसी बिंदु पर पहुंचा रहे हैं जहां पर हमारी समस्याओं के समाधान का अवसर है, बिल्कुल, या संभावनाएं हैं। तो अगला जो तीसरा चरण होगा हमारा, वो विधायकों के माध्यम से
अपनी बात जो है शासन को पहुंचाने का रहेगा। इसमें जो जिला संचालक हैं और जो जिला अध्यक्ष हैं वो अपना शेड्यूल तय करेंगे, कार्यक्रम तय करेंगे, टाइम टेबल है उसे तय करके, और उनके जिले में जितने भी विधायक हैं उनको वो जा करके या कार्यक्रम करके अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ज्ञापन दे पाएंगे, या अगर ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो उनके आवास में भी जा करके ज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि जितनी अपनी डिजिटल सामग्री है और जितना अपना ऑफलाइन सामग्री है उस सभी का प्रदर्शन करते हुए अगर ज्ञापन दिया जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और प्रभावकारी होगा। बिल्कुल। तो सभी जिला संचालकों और अध्यक्षों से मेरा आग्रह है कि आप लोग अपने अपने जिलों में जब तीसरे चरण का ज्ञापन दिया जाए तो कार्यक्रम उस विधानसभा क्षेत्र में जरूर आयोजित करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आमंत्रित करें, वहाँ ज्ञापन दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। आज हम सुन रहे हैं विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ के प्रबंध संचालक सम्माननीय आर एस केवट जी को। उन्होंने अपने महासंघ के लगभग सारे प्रश्नों का जवाब दिया और मैं आशा करता हूं कि जो हमारा सामाजिक बंधु सुनेगा प्रबंध संचालक जी की बातों को, निश्चित तौर पर उसे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी और महासंघ की का जो काम है जब वो सोशल मीडिया में देखेगा तो निश्चित तौर पर महासंघ से जुड़ना चाहेगा और महासंघ से ज्यादा संख्या में सामाजिक बंधु जुड़ेगा, महासंघ मजबूत होगा। मेरा प्रश्न ये है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी बनती है महासंघ की तो उसकी क्या चुनाव प्रक्रिया है और सभी जिलों की क्या उसमें पदाधिकारी भाग लेते हैं या कैसे मनोनयन उसका चुनाव होता है? प्रदेश कार्यकारिणी के जहाँ तक चयन की बात है, ये निरंतर हमारा जब से 2001 से प्रारंभ है और इस बीच अगर मैं मोटे तौर पर बात करूं तो अभी तक जो हमारे प्रदेश मतलब प्रदेश अध्यक्ष रहे सर्वप्रथम माननीय स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद जी रहे। इसके बाद अपने सतना जिले से ही माननीय स्वर्गीय संतोष कुमार केवट जी भी रहे। उनके बाद प्रदेश अध्यक्ष पद का कार्यभार माननीय श्री सुनील कश्यप जी ने संभाला, जो निरंतर अभी 2025 तक थे और वर्तमान में 2025 में अभी हाल ही में चुनाव संपन्न कराया गया था। इसमें ये रखा गया था कि चूंकि अपनी जो जिला समितियां हैं, हर जिला समिति से 4 मेंबर्स सेलेक्टेड मेंबर आमंत्रित किए गए थे और इसका एक अच्छा बृहद कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया और वहाँ पर प्रदेश कार्यकारिणी का चुनाव हुआ, जिसमें विधिवत मतदान के रूप से मतदान से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ और शेष पदों का चुनाव मनोनयन विधि से हुआ। मैं थोड़ा सा प्रदेश कार्यकारिणी के बारे में आपको बताना चाहूँगा जी कि वर्तमान समय में हमारे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में माननीय श्री संतराम जी केवट छतरपुर से इसमें हैं और श्री राम प्रताप जी बर्मन यानी ढीमर समाज से, ये पन्ना जिले से ही है। ये पश्चिमी क्षेत्र पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी। इसी प्रकार से श्री मनोज कुमार माझी रीवा के ये उपाध्यक्ष पद पर हैं और ये सतना, रीवा, मऊगंज और मैहर जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उप प्रदेशाध्यक्ष पद पर श्री एडवोकेट राकेश कुमार केवट जी जो शहडोल जिले से हैं और ये दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके अंतर्गत जिले हमारे अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली आते हैं। इसके अलावा संगठन मंत्री के रूप में शेषमणि केवट और जो मैहर से हैं और टीकमगढ़ से हमारे डिजिटल प्रबंधन महामंत्री श्री शीतल प्रसाद जी केवट हैं और वित्त प्रबंधन मंत्री के रूप में श्री शिवपाल माझी जी सतना से इसमें कार्य कर रहे हैं, चुने गए हैं और श्री सतीश कुमार केवट जी महासचिव हैं इसके, जो सतना जिले से हैं। श्री मन्नी राम जी केवट संयुक्त सचिव हैं छतरपुर से और ये पश्चिमी क्षेत्र के
क्षेत्र के जिलों में इनका दायित्व है, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी। श्री बालेश कुमार निषाद जी सतना से, ये संयुक्त सचिव मध्य क्षेत्र से हैं, सतना, रीवा, मऊगंज और मैहर से। और श्री कौशल प्रसाद केवट जी अनूपपुर से हैं और ये दक्षिणी क्षेत्र से हैं, और इनके जो जिले हैं वो अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली इनका जी। कार्य क्षेत्र है। श्री चंदन कुमार केवट ये अनूपपुर से हैं, ये सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री पर कार्य कर रहे हैं। श्री कमलेश कुमार जी केवट ये अपने माझी जनजाति अधिकार मंत्री एवं जिला संचालक पन्ना का कार्य कर रहे हैं, ये पन्ना जिले से ही है। जी। श्री दिनेश कुमार एडवोकेट, श्री दिनेश कुमार जी माझी ये विधि सलाहकार हैं और ये रीवा से हैं। और श्री रणजीत माझी जी हैं और ये प्रचार एवं प्रसार मंत्री पद पर कार्य करते हैं और ये शहडोल जिले से। बिल्कुल, जिस तरह से हमने लिस्ट देखा, ये लगभग 15 लोगों की लिस्ट है जो प्रदेश कार्यकारिणी के रूप में काम कर रही है। हम ये समझ सकते हैं कि ये जो विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ है, निश्चित तौर पर ये मजबूती के साथ एक संगठन है, और हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा संगठन है और ये अपने बहुत बड़े उद्देश्य कोई मजबूती से पाने की कोशिश में निरंतर लगा हुआ है। और हम आशा करते हैं कि यदि विंध्य क्षेत्र का माझी समाज इस संगठन में जुड़ेगा और इसमें अपनी भागीदारी निभाएगा तो निश्चित तौर पर इनका जो पुराना अधिकार खोया हुआ है, निश्चित तौर पर उन्हें वो पुराना अधिकार विंध्य क्षेत्र माझी समाज महासंघ के प्रबंध संचालक सम्माननीय श्री RS केवट जी से, और हमने उनसे कई सारी महासंघ से जुड़ी हुई बातें की, उनसे हमने प्रश्न किया ताकि हमारा जो समाज विंध्य क्षेत्र में रह रहा है वह महासंघ से अवगत हो सके। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हमारे प्रबंध संचालक जी ने जवाब दिया है, विंध्य क्षेत्र के लोग सुनेंगे तो उन्हें विंध्य क्षेत्र का पूरा स्ट्रक्चर, माझी समाज का स्ट्रक्चर उन्हें समझ में आएगा और वो देख पाएंगे कि किस तरह से सन 2001 से लगातार विंध्य क्षेत्र का ये महासंघ माझी समाज की समस्या के लिए निरंतर आवाज उठा रहा है। धन्यवाद।